हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल अकेडमी। दिस इज सरिता। फ्रेंड्स, आज चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी सेक्शन का जो 30 क्वेश्चन का पार्ट था उसका सेकेंड पार्ट हम पूरा करेंगे। 15th क्वेश्चंस आप देख चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन थे। आप आई होप अच्छे से समझ पाए होंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं और किस तरीके से हम 4 ऑप्शन से अपने एक बेस्ट आंसर को निकाल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका 15th क्वेश्चन हो चुका था कवर, और 16 से हम देखेंगे 13 तक, क्योंकि आप जानते हैं 30 क्वेश्चन की सीरीज़ होती है। 13 क्वेश्चन जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन CDP का होता है, और 30 क्वेश्चन जो है EVS, 30 लैंग्वेज पर, 30 जो है आपका संस्कृत या इंग्लिश जो है, हिंदी है, और मैथ है। ऐसे करके आपके 5 पार्ट होते हैं। तो आज हम देखेंगे अपना CDP जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका 30 क्वेश्चन के पार्ट से 15 हो चुके हैं पूरे। 16 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट नाउ। 15th क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके देखिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या? अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे आप हमेशा ध्यान देंगे कि नहीं है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन भी उसी तरीके से नेगेटिव होगा। चलिए देखते हैं। अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया। अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन, गरीबी से घिरा उनका पारिवारिक वातावरण, और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। यहाँ पे देखिए क्या क्या रहा है क्वेश्चन। क्या? अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनकी प्रमुख समस्या कौन सी नहीं है? यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर बच्चों में उनके वर्ड विशेष को लेके, मतलब जाति को लेकर के एक रवैया अपनाएं कि किसी जाति के लिए कुछ अलग रवैया हो, किसी जाति के अलग रवैया हो। तो ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक हर बच्चे को एक टीचर के लिए हर एक बच्चा समान है। बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन, ये भी नहीं है दोस्तों। बौद्धिक क्षेत्र में उनका अगर पिछड़ापन है तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया जा रहा है। टीचिंग में बेस्ट लाने के लिए इतने एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं जिससे कि एक अच्छा टीचर मिले उन्हें और शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। बच्चों को हर कुछ TLM हुआ, जैसे ऑडियो विजुअल चीज़ें हुई, किस तरीके से, और खेल खेल में पढ़ाना हुआ, किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन नहीं है। और गरीबी से घिरा उनका पारिवारिक वातावरण से यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं। पारिवारिक वातावरण या आर्थिक स्थिति की बात आए तो उसे आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर देंगे कि नहीं, ये तो कभी भी नहीं होगा। क्योंकि हाँ, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षा, देखिए 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है निःशुल्क है। तो उनके आर्थिक स्थिति से या फिर पारिवारिक वातावरण जो उनका गरीबी है, उससे किसी भी तरीके का कोई भी मतलब नहीं है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो ये कोई समस्या नहीं है। अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार, यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। यही एक प्रमुख समस्या नहीं है कि अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार। 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का जो अधिक प्रचार प्रसार होना अनुसूचित जनजाति के बच्चों की मूल समस्या नहीं है, क्योंकि बल्कि गरीबी से घिरा उनका पारिवारिक वातावरण, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन व अध्यापकों में उनके शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया प्रमुख समस्या है। सरकारी स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों में बुनियादी शिक्षा का व्यापक विकास हो सके, इसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, परंतु मॉडल शिक्षण संस्थानों में अध्यापक आज भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं अपने तरीके से सोच रही थी कि एक टीचर जो है ऐसे तो कभी भी नहीं करेगा, बट क्वेश्चन की फॉर्म क्या है? समस्या नहीं है। तो बच्चों के लिए टीचर का आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी टीचर्स का रवैया जो है ऐसे बच्चों के लिए उदासीन रवैया है। तो ये भी चीज़ है, जबकि मैं तो इसे नहीं मानूंगी। मेरा ये क्वेश्चन गलत ही हो जाता, क्योंकि मेरा ये तरीका नहीं है। क्योंकि मैं किसी भी बच्चे में भेदभाव के तरीके से नहीं देखती हूँ, चाहे वो बच्चा पिछड़ी जनजाति से हो या फिर वो बहुत ही अच्छे घर से हो। मेरे लिए वो बच्चा एक बच्चा है, और हर एक टीचर को इसी तरीके से सोचना होगा। आज हमें बदलना है हमारी पिछली पुरानी रूढ़वादी सभ्यता को, जो हमेशा से चली आ रही है। ये पुरानी बातें हैं जो हमेशा से चली आ रही है।
थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टीचर में हो जाता है, पर ये नहीं होना चाहिए। बच्चा चाहे अनुसूचित जाति से हो या किसी भी जाति से हो, बच्चा हमारे लिए एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, एक पौधा है जिसे हमें सींच करके आगे ग्रोथ करना है, बढ़ाना है उसे, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से हो। तो यहाँ पे उस तरीके से देखा जा रहा है जो रूढ़िवादी पहले से जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, तो ये पहले उदासीन रवैया टीचरों का, और बौद्धिक क्षेत्र में वो थोड़ा पीछे रहते हैं, और गरीबी से घिरा उनका वातावरण, वो गरीब है इसलिए उन्हें सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि ये चीज़ उन्हें थोड़ा सा इफेक्ट डालती हैं उन पर, उन्हें ये महसूस होता है। और कहीं ना कहीं अभी ये शिक्षकों का के प्रति उदासीन रवैया भी है बच्चों के प्रति। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए है। अनुसूचित जाति में शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है प्रचार प्रसार, अनुसूचित जातियों के लिए भी शिक्षा का अधिक प्रसार प्रसार हो रहा है, इसीलिए शिक्षा मुफ्त कराई गई है सभी बच्चों को एक समान। और किताबें हैं, हर एक चीज़ मुफ्त दी जा रही हैं जिससे कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, ये सब कुछ हमारी सरकार कर रही है। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 4th। और सबसे बड़ी बात कि उसके साथ जो भेदभाव ये सब कुछ हो रहा है, इसे भी बदलने की ज़रूरत है, इसीलिए सभी सारे योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शिक्षण संस्थानों में अध्यापक आज भी उनके साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, ये सब बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म कुछ इस तरीके से थी। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? किसी एक बच्चे के साथ अगर उसकी आयु बढ़ रही है, एज बढ़ता है, तो और क्या चीज़ है जो कि उसके साथ साथ डेवलप होता है, किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्म केंद्रीकरण की, और जीववाद की। यहाँ पर देखिए आत्म केंद्रीकरण, सामान्यीकरण और जीववाद, ये सारी चीज़ों से सबसे बेस्ट है जब बच्चा बढ़ता है। आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी मानसिक चिंतन प्रक्रिया में भी विकास होता है। एक छोटा बच्चा जैसे नहीं जो कुछ सुन रहा है वही सीख रहा है, लेकिन जब वो विद्यालय में जाता है या फिर थोड़ा बड़ा होता है, जो कुछ गलतियां करता है उसे उसके बड़े बताते हैं, समझाते हैं, और उसके शिक्षक समझाते हैं, किताबों में वो पढ़ता है, अपने मस्तिष्क का यूज़ करता है, तो वो धीरे धीरे समझता है कि क्या गलत है क्या सही है, अर्थात वो गलत चीज़ों पर भी अपना तर्क देने लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं बल्कि हमने पढ़ा था ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे तर्क हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट, कि आयु के साथ साथ जैसे जैसे एज डेवलप होती है वैसे वैसे बच्चे का तर्क, मानसिक क्षमता बढ़ती है, बच्चा तर्क करने लगता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, तर्क की प्रधानता बढ़ती है। किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव सर्किल कर लीजिए। और देखिए कि क्या क्या बच्चे के भाषा विकास को, बच्चे का भाषाई विकास डेवलप हो, बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित कौन कौन सा कारक नहीं है पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है। अब सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है या नहीं, द्विभाषावाद प्रभावित करती है या नहीं, अच्छा स्वास्थ्य प्रभावित करती है नहीं, या बुद्धि है जो कि उसे भाषा के विकास को प्रभावित करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित करने का कारक आपका अच्छा स्वास्थ्य, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका 18 का अच्छा, क्वेश्चन की फॉर्म देखिए नेगेटिव है, तो थर्ड ऑप्शन या कि अच्छा स्वास्थ्य किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य जो है प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, बल्कि प्रभावित करता है, क्या क्या प्रभावित करता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद और बुद्धि। देखिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति जैसी होगी उसी प्रकार बच्चे का भाषा का विकास होगा। और द्विभाषावाद मतलब दो तरीके की भाषा यदि बच्चे के इर्द गिर्द बोली जा रही है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर एक ही भाषाई परिवेश उसका अगर डेवलप करना है तो एक ही तरीके का भाषा अगर परिवार के सभी सदस्य और बाहर का भी परिवेश यूज़ करे तो बच्चा उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से विकास कर पाएगा। और बुद्धि भी है। तो इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो अच्छा स्वास्थ्य जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन 18 का अच्छा स्वास्थ्य, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर देखिए हम कुछ देख लेते हैं कि बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सामाजिक व आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद व बुद्धि प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य से अस्वस्थ व्यक्ति में भी भाषा का भलीभांति विकास हो सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में है, परंतु अन्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई अस्वस्थ है तो भी उसका भाषा का विकास तो होता ही है, मानसिक रूप से भी अगर अस्वस्थ हो तो भी उसकी भाषा का विकास
वो समाज में है तो सुन के, कितना तो भाषा का विकास तो सुन के ही होता है। तो भाषा का विकास लोगों को देख के, सुन के भाषाई विकास होता है। तो स्वास्थ्य उस पर प्रभाव नहीं डालता, स्वास्थ्य इफेक्टिव नहीं होता। तो पूछ रहा है नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ेंगे। प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन आप जान रहे हैं, मैस्लो ने किया है। प्रेरणा के संबंध में देखिए हेनरी मरे, मैस्लो, स्किनर और गोल्डस्टीन। तो 19 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 19 का फर्स्ट हेनरी मरे, आवश्यकता का सिद्धांत हेनरी मरे है। सॉरी फ्रेंड्स, हेनरी मरे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे का मानना था कि व्यक्ति का व्यक्तित्व आवश्यकताओं से उत्पन्न तनाव से प्रभावित होता है। ये आवश्यकताएं जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक होती हैं। अतः व्यक्ति का यह प्रयास रहता है कि उसके इस प्रकार से उत्पन्न हुए तनाव में कमी हो। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे, राइट ऑप्शन आपका है फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, तो निर्माण और खोज का सिद्धांत, तो वो भी बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। देखते हैं किस ऑप्शन में है, स्किनर, रॉबर्ट, जीन पियाजे। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन में है आपका जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की का तो सामाजिक सिद्धांत है और स्किनर का पुनर्बलन का है, अधिगम का सिद्धांत। जीन पियाजे है जो कि बच्चों के निर्माण और खोज के सिद्धांत में है। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, जीन पियाजे। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज के बारे में देखिए, जैसा कि सिद्धांत के बारे में बात किया गया तो ये जीन पियाजे ने ही दिया है। बच्चों को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। बच्चों का निरीक्षण करने की पियाजे के विलक्षण प्रतिभा थी। पियाजे में जो विलक्षण प्रतिभा थी वो बच्चों का निरीक्षण करने का। उन्होंने बच्चों के विकास के लिए निर्माण और खोज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनका मानना था कि बच्चों के सीखने के उपयुक्त अनुभव उनकी तत्कालिक सोच से ही विकसित होती है। बच्चों का सीखने का जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उनके उसी समय की तत्कालिक सोच जो उनकी होती है ना, उसी से विकसित होता है। तुरंत बच्चे जो सोचते हैं उसी से उनका विकास होता है, सोच का तत्कालिक सोच विकसित होती है। तो ये निर्माण और खोज जो है ये जीन पियाजे ने दिया है। राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से किसके द्वारा है? विकासात्मक संवेग सिद्धांत, ये भी आपके पियाजे हो जाएंगे। विकासात्मक संवेग सिद्धांत 21, ब्रिजेज, वॉटसन, पियाजे, स्किनर। विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादक निम्न में से किसके द्वारा किया गया? विकासात्मक, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिजेज। अच्छा हाँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है पियाजे का, और व्यवहार के बारे में वॉटसन ने दिया है, पुनर्बलन के बारे में स्किनर ने। तो यहाँ विकासात्मक दिया गया है, तो ठीक है, आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। विकासात्मक संवेग की बात हुई है तो संवेगात्मक विकास है पियाजे का। तो संवेग से संवेगात्मक विकास पे न जाएं, विकासात्मक संवेग की बात हो रही है। तो विकासात्मक संवेग ब्रिजेज का है। चलिए ब्रिजेज के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। 1932 की बात है। 1932 में सर्वप्रथम ब्रिजेज ने बालकों के संवेग का व्यापक अध्ययन करते हुए विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार मनुष्य में जन्म से किशोरावस्था के अंत तक बच्चों में होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों में अनेक अवस्थाएं देखी जाती हैं। विकासात्मक जो परिवर्तन है वो परिपक्वता के नाम से जानी जाने वाली एक आनुवांशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय कारकों और शिक्षण के परिणाम स्वरूप हो सकता है। मतलब बीजेस का मानना है कि जो विकासात्मक परिवर्तन है वो परिपक्वता के नाम से इसको जाना जाता है। विकासात्मक, विकास में परिवर्तन, ये परिपक्वता के नाम से जाना जा सकता है, बिल्कुल। और अनुवांशिक नियंत्रण भी है जो उसकी पर्यावरण से, अनुवांशिकी और पर्यावरण से ही विकास होता है। देखिए किसी भी चीज़ का जो हमारा जीन है, अनुवांशिकता उसको बोलते हैं, और पर्यावरण जो हम बाहर से सीखते हैं, इन दोनों का ही मेल होता है विकास के थ्रू। जब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो अनुवांशिकी जो हमारी होती है, हमारे माता पिता, दादी दादा, नानी नाना से मिला जो हमारे अंदर जीन होता है, प्लस उसके साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट कैसा होता है, उसके थ्रू ही, उसके अकॉर्डिंग ही विकास होता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकासात्मक संवेग का सिद्धांत ब्रिजेज का है ये आपका।
कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हुए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। अब व्यापक और सतत मूल्यांकन, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, नहीं किया जाता, तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं कर सकते हैं और कौन कौन सा कर सकते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन पढ़कर। इनमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल व्यापक और सतत मूल्यांकन की बात हो रही है। आप समझ सकते हैं सतत मूल्यांकन मतलब हमेशा होने वाला मूल्यांकन, सतत लगातार होने वाला मूल्यांकन, और व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा के परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, बिल्कुल ये सही होगा। ये तो होता है, वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, बट पूछ रहे हैं नहीं, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। दूसरा देखिए, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। आपका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि बच्चे कैसे भी हों, हमारे लिए अब सभी बच्चे एक जैसे हैं। हम उन्हें उनकी कमियों को जानकर उसमें उन उन कमियों से मतलब बच्चों को कैसे निकाला जा सकता है, उस उनके ज्ञान में कैसे वृद्धि की जा सकती है, उसका उपचार क्या हो सकता है, ये हमें पता करना है, न कि उन्हें उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी, आरटीई के अकॉर्डिंग भी ये कर दिया गया है कि किसी भी बच्चे को 1 to 5th 8 तक किसी भी बच्चे को हमें अनुत्तीर्ण घोषित नहीं करना है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर हमने एग्ज़ाम लिया और उनका जो परीक्षा के अकॉर्डिंग जो उनके अंक हैं अगर कम हैं तो हम उन्हें उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण कर दें, तो ये चीज़ नहीं होगा। तो क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो आपका आंसर तो यही सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, इनमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, नहीं, मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो ये सभी सही चीज़ है। दबाव जो होता है वो कम होता है सतत मूल्यांकन के थ्रू, क्योंकि बच्चा थोड़ा थोड़ा करके हर रोज कुछ ना कुछ सीखता जाता है, उसका दबाव, उस पर पड़ने वाला जो बोझ है वो कम हो जाता है, बर्डन कम हो जाता है, बच्चे सीख लेते हैं, इकट्ठा नहीं होता कोई चीज़। तो ये सभी कुछ किया जा सकता है सिवाय दूसरे ऑप्शन के। दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत होगा। तो राइट ऑप्शन आपका पूछा गया है नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बट अगर सही आपको मिल भी गया दूसरा ऑप्शन, तो थर्ड और फोर्थ को आप एक बार पढ़ जरूर लें, क्योंकि हो सकता है उससे भी बेस्ट कुछ हमें मिले। तो चारों ऑप्शन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को, उसके बाद हमें एक बेस्ट ऑप्शन पे जाना है। अगर हमें बेस्ट ऑप्शन पहले ही मिल गया, पहले ही क्वेश्चन ऑप्शन में, तो भी हम चारों ऑप्शन को देख लेंगे ज़रूर एक बार, क्योंकि हो सकता है कि उससे भी बेस्ट हमें मिल जाए। तो सबसे उचित उत्तर जो होता है वही देना होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकारना चाहिए। देखिए दोस्तों, नकारना चाहिए मतलब एक टीचर को अपनी कक्षा में क्या नहीं करना है, क्या ऐसी चीज़ है जिसे उसे नेगलेक्ट कर देना चाहिए। क्या छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को नकार देना चाहिए, या छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को नकारना चाहिए, या छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को नकारना चाहिए। यहाँ पर देखिए लैंगिक भेदभाव ये एक बहुत ही बड़ा मतलब टॉपिक है। जहाँ भी आपको मिले लैंगिक भेदभाव, तो लैंगिक भेदभाव आपको किसी भी तरीके से नहीं करना है, चाहे वो बालक विद्यार्थी हो या बालिका विद्यार्थी हो। आपको छात्र छात्राओं के साथ समान व्यवहार करना है। तो यहाँ पे क्या नकारना चाहिए, तो आपको यही नकारना चाहिए कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो ये बालिका स्टूडेंट है या बालक स्टूडेंट है। वो जो बच्चा है वो छात्र है अथवा छात्रा है, इससे हमें मतलब नहीं है। वह एक बच्चा है जिसे हमें ज्ञान देना है। एज अ टीचर हमें उन्हें पढ़ाना है, चाहे वो बच्चा किसी भी लिंग का हो, मतलब बालिका हो या बालक हो। तो ये आपको नकारना चाहिए। बाकी पठन संबंधी विकारों को आपको देखना है क्या कमियां हैं। छात्र छात्राओं के व्यवहार में भी अगर कोई विकार है मतलब कमी है, तो उसे भी आपको दूर करना है। अगर बच्चों में कुछ झगड़ा जैसा समस्या कुछ हो जाती है, इससे रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो उसे भी आप सुलझाएंगे। तो ये सभी तो आपका होगा। राइट ऑप्शन आपका सेकंड होगा, क्योंकि पूछा किस तथ्य को नकारना है, तो लैंगिक भेदभाव को आप बिल्कुल नकारेंगे, क्योंकि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा एक लड़की है या लड़का है। वो आपके लिए एक छात्र है, सिवाय छात्र है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बच्ची हो या बच्चा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक भेदभाव जहाँ भी आए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमें लैंगिक भेदभाव को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। अधिगमकर्ता हेतु मतलब देखिए इसी तरीके से शब्द यूज़ किए जाते हैं जो कि हम डेली यूज़ में तो बोलते नहीं इस तरीके से। तो अधिगम मीन्स सीखना होता है, एक लर्निंग प्रोसेस होता है। तो इसे आप अपने
भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए ना। अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार, मतलब हम बदल लेते हैं कि एक सीखने वाले के लिए, एक सीखने जो सीखना चाहता है या जो सीखता है उसके लिए सीखने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो हमारे हिसाब से हो जाती है। अब हम आसानी से समझ सकते हैं क्या होना चाहिए किसी सीखने वाले बच्चे के लिए। मुख्य मेन मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? परिपक्वता होनी चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, विद्यालय की बनावट होना चाहिए, इसमें से कुछ कोई नहीं। देखिए 24 क्वेश्चन जो है इसमें देखिए शारीरिक विकास और विद्यालय की बनावट, इनमें से कोई नहीं जो कह दिया ये तो होगा नहीं, क्योंकि विद्यालय की बनावट से कोई मतलब नहीं है कि हमारा विद्यालय छोटा सा है या बिल्डिंग है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग हो तो ही हम वहाँ पे अच्छी शिक्षा पा सकें। एक छोटे से विद्यालय में ही एक शिक्षक यदि हैं और हम पढ़ने के लिए प्रेरित हैं और किताबें हैं तो हम कहीं भी ज्ञान पा सकते हैं। विद्यालय की बनावट से कोई भी मतलब सरोकार नहीं होता है। तो विद्यालय की बनावट यहाँ पे नहीं होगा। जब यहाँ नहीं होगा तो आपका इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन निकल के चला आया कि ये भी नहीं होगा। शारीरिक विकास, अगर आपका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, कोई बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि शारीरिक विकास बहुत कम होता है, वो पूरी तरीके से शारीरिक विकास मतलब देखिए बच्चों दोस्त ग्रोथ की बात हो रही है। अगर हम बहुत मतलब एक जो होता है कि बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, कुछ बच्चे उतना ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर देख छोटे ही हैं तो क्या उनका मानसिक विकास नहीं होगा? क्या वो सीखेंगे नहीं कुछ? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपका शारीरिक विकास भी नहीं होगा। शारीरिक विकास से हमारे अधिगम पर, हमारे सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी हाइट भले ही पूरी ग्रोथ ना करे, हम पूरे मतलब जितना विकास होना है उतना ना हो पाए, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी परिपक्वता भी नहीं होगी। परिपक्वता यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे मुख्य आधार एक अधिगमकर्ता के लिए, सीखने वाले के लिए होता है परिपक्वता। उसे परिपक्व होना चाहिए। वो चीज़ें जो उसके उम्र विशेष में, आयु विशेष में आती हैं, उसके बारे में बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। तो ये परिपक्वता आपका हो जाएगा। मुख्य आधार होता है अधिगमकर्ता के लिए, सीखने वाले के लिए परिपक्वता, ना कि विद्यालय की बनावट से कोई मतलब है, ना ही शारीरिक विकास से मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है। अब सृजनशील बालक मीन्स क्रिएटिव बच्चा कौन सा होगा? क्रिएटिव स्टूडेंट कौन से होते हैं? लचीलेपन का अभाव जिसमें हो। अब देखिए जिसमें अभाव हो गया मतलब कमी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें नहीं है, तो वो सृजनशील कैसे होगा? जिज्ञासा है अगर तो बिल्कुल सही होगा। समस्या के प्रति सजग न होना, अब न होना कह दिया। एक सृजनशील बालक का मतलब है कि वो एक्टिव होगा, वो प्रतिभाशाली होगा, उसके अंदर समस्याओं के प्रति वो सजग भी होगा। तो यहाँ पे देखिए सजग न होना कर दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। गत्यात्मकता का अभाव, अभाव का अर्थ होता है कमी। जहाँ पर दे दिया गया कमी, तो एक सृजनशील बालक सबसे परफेक्ट होता है। सबसे अच्छा बच्चा अगर उसी को कहा जा सकता है जो कि सृजनशील होता है। मतलब एक बच्चे होते हैं जो याद कर लेते हैं किसी चीज़ को, जितना पढ़ाया जाता है उतना उन्हें समझ में आ जाता है, तो वो प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आते हैं। बट सृजनशील जो होते हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट जो होते हैं, वो जितना बताया जाता है उससे भी कुछ अधिक बढ़ के होते हैं। मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होती है उससे भी अधिक ज़्यादा जानने की। तो आपकी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, ये जो जिज्ञासा है, यही सही हो जाता है कि इनका लक्षण क्या होता है। सृजनशील बच्चों का लक्षण होता है क्यूरियोसिटी होना, उनके अंदर जिज्ञासा होती है, प्रश्न पूछते रहते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं। तो ये हो गया आपका सृजनशील बच्चों के बारे में। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ए+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है 90% से 100%, 56% से लेकर 74%, 75% से 89% और 35 से 55%। तो यहाँ पे जो होगा आपका, देखिए वर्तमान की बात हो रही है कि इस समय जो है 90% से लेके 100% ग्रेड में ही आप जानते हैं कि छात्रों को ए ग्रेड दिया जाता है, इसके अंतर्गत रखा जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन सार्थक मापदंड जो माना जाता है, ये इससे कम ग्रेड पाने वाले छात्रों को औसत श्रेणी में और निम्न ग्रेड पाने वाले को उससे भी कम औसत श्रेणी में रखा जाता है। शिक्षण में बुनियादी सुधार लाने के लिए इस ग्रेड प्रणाली को अपनाया गया था। बुनियादी सुधार लाने के लिए कि जो बच्चों में मतलब कमी है उसमें सुधार लाने के लिए ये ग्रेड प्रणाली रखा गया था। तो ये
ग्रेड प्रणाली हाँ, ग्रेड प्रणाली रखा गया है अंकों में। देखिए मैंने एक बार बताया था कि उन्हें उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं करना है। तो किसी भी बच्चे को जो कि अनुत्तीर्ण के मुद्दे पर हैं, अनुत्तीर्ण के कगार पे हैं, कि जिन्हें फेल किया जा सकता है, तो आपको उन्हें फेल नहीं करना है, बल्कि ग्रेड में विभाजित करके आपको उन्हें पास करना है। बल्कि आप उन्हें थर्ड ग्रेड पे रख सकते हैं, जिससे कि उन्हें उनके अंदर हीन भावना ना हो कि नहीं वो उत्तीर्ण नहीं हो सके। हाँ, उनके अंदर ये थोड़ा सा होगा कि हम में कमी है। ग्रेड ये निर्धारित करता है कि आप सर्वोत्कृष्ट हो या आप थोड़ा उस औसत दर्जे में हैं या क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका 90% 100% के बीच 90% जो है आपका फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत हो गया आपका 90%, 100% के अंदर 90%। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें, अब समावेशी शिक्षा क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, अगर आप जानते हैं तो आप फैक्ट ऑप्शन पे तुरंत आएंगे। चलिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है समावेशी शिक्षा में। प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है, सेकंड ऑप्शन। सृजनशील बालकों को शिक्षित किया जाता है, एंड थर्ड ऑप्शन। सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है, और मूक बधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। तो दोस्तों समावेशी का मतलब है समान रूप से एक ही जगह आवेश, समान रूप से शिक्षा, समान शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक तरीके एक ही जैसे एक तरीके से, मतलब एक ही जगह जो सभी बच्चों का एक जगह समावेश, समावेश ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो प्रतिभाशाली का मतलब सिर्फ प्रतिभाशाली, सृजनशील मतलब सिर्फ सृजनशील, और मूक बधिर मतलब सिर्फ मूक बधिर। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, देखिए ये तो निकल ही जाएंगे कि यहाँ पे आप सिर्फ जैसा कहीं भी हो कि जैसे प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षित। समावेशी का मतलब है सभी बच्चों का समावेश हो जहाँ, तो यहाँ पे सामान्य अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षित किया जाता है। आपका राइट ऑप्शन हो गया थर्ड। सामान्य बच्चे भी होंगे और अधिगम अक्षम बच्चे। अधिगम अक्षम का मतलब ही हो गया कि अधिगम अक्षम वे बच्चे जो सीखने में कुछ अक्षम है, जैसे डिसलेक्सिया होता है, पठन विकार में अक्षम, डिस्ग्राफिया होता है, लिखने में प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आपका समावेशी हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे, प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक जॉन डुवी थे। आपका थर्ड ऑप्शन है जॉन डुवी। पियाजे, कोहलबर्ग, जॉन डुवी, वाइगोत्स्की। जी हाँ, तो आपका ये यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जॉन डुवी। देखिए जॉन डुवी के बारे में बताते हैं कि ये अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन किया है। जॉन डुवी ने शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक विद्यालयों की सुव्यवस्था पर अधिक बल दिया। इनका मानना था कि केवल इसी माध्यम से ही सामाजिक प्रगति संभव है। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य लोगों में सामाजिक कुशलता का विकास करना है। उसने क्रिया द्वारा शिक्षा पर विशेष बल दिया है। उन्होंने क्रिया द्वारा शिक्षा पर विशेष बल दिया है। वास्तव में प्रगतिशील शिक्षा क्रियात्मक है। प्रगतिशील शिक्षा जो है क्रियात्मक शिक्षा होती है। तो जॉन डुवी प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने क्रिएटिव लर्निंग की, क्रिएटिव टीचिंग को समर्थन दिया है कि क्रियात्मक जो शिक्षा होती है उससे बच्चे अधिक प्रगति के मार्ग पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका जॉन डुवी हो गया। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है, मानसिक विकास की अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सभी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि ये सभी जीन पियाजे की ही अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ही दी गई अवस्थाएं हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक भी अवस्था होती है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था यहाँ पे आपका जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ये सभी हो जाएंगे। क्योंकि जीन पियाजे ने जो दिया था संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सभी पियाजे के अकॉर्डिंग ही है, पियाजे की है। जीन पियाजे के बारे में सुन लीजिए। जीन पियाजे एक विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती माने जाते हैं। बच्चों का निरीक्षण करने के लिए पियाजे में विलक्षण प्रतिमा थी। बच्चों का निरीक्षण जो करना था, इसमें पियाजे में निरीक्षण प्रतिमा थी। वो बहुत ही मतलब एक ऐसी प्रतिभा थी कि वो बच्चों का निरीक्षण के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है। कि जैसे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में कुछ चीज़ें खोजना सिखाया, जैसे पूर्व संक्रियात्मक सोच से मूर्त संक्रियात्मक सोच में होने वाला बदलाव,
और पियाजे ने इसे मानसिक विकास की अवस्था बतलाया। पियाजे का मानना था कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन उनकी गति व रफ्तार अलग अलग होती है। उन्होंने संवेदी प्रेरक को भी मानसिक विकास की एक अवस्था माना है। तो यहाँ पर देखिए 29 क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जीन पियाजे का ये संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक ये सभी हो जाएगा। जैसा कि आपने अभी सुना, जीन पियाजे जो थे वो बच्चों के बारे में मूर्त संक्रियात्मक से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सोच कैसे डेवलप होता है, ये सारा कुछ जो है करने में उन्हें, उनके पास एक विलक्षण प्रतिभा थी, वो कर सकते थे। उनका मानना था कि सभी बच्चे विकास के क्रम से गुजरते हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि उनकी जो होती है स्पीड अलग अलग होती है, कि कुछ बच्चे बहुत तेज़ी से कर जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये सभी उन्हीं का है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, वह बालक जो से ग्रस्त है डॉट डॉट डॉट, किससे ग्रस्त है, कुछ आपको फिल करना है। तो गणित अवधारणाओं को स्पष्टता समझ नहीं पाता। देखिए गणित अवधारणाओं को स्पष्टता नहीं जो समझ पाता है वो होता है आपका डिस्कैलकुलिया। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। गणित अक्षमता, अंकों की क्षमता को समझने में सक्षम अगर ना हो बच्चा, अंकों की अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को ना समझ पाए, तो वहाँ पे आपका हो जाता है डिस्कैलकुलिया, गणित की अवधारणाओं को जो नहीं समझ पाता। डिसलेक्सिया पठन विकार होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा राइट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 क्वेश्चन ये पूरे हुए आपका चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में टीचिंग एप्टीट्यूड और कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का दूसरा पार्ट, जिसमें कि ऐसे तो फ्रेंड्स कई वीडियो बन चुके हैं, बट अभी मैंने ये जो प्रैक्टिस सेट कराया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड क्वेश्चन थे। इन दोनों को इंक्लूड करके हमारा एक प्रैक्टिस सेट बनता है। बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, बहुत टाइम टेकन हो जाता है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बट इन दोनों को आप देखोगे तो आपके पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कुछ फैक्ट बेस आते हैं और कुछ आपके कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो आई होप आप इन कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे अच्छे से। सो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप इसे प्रैक्टिस सेट को देखिए और पॉज करके पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद जो मैं आंसर देती हूँ उससे आप मिलान कीजिए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और आप अपने एग्जाम के समय तक बिल्कुल श्योर हो जाओगे 100% कि आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसके बाद हिंदी की क्लास आती है उसे लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, घर पर हैं, लॉकडाउन में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।